हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉलिटेक्निक मैथ के लेक्चर 2 में। देखिए, आज जो पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु रुपए 150 में खरीदी, वह उसे 20% के लाभ पर बेचता है, तब उसका विक्रय मूल्य है रुपए 120, रुपए 150, रुपए 180 या फिर रुपए 200। देखिए जी, जब ये लाभ और हानि वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि अगर किसी चीज में आपको लाभ होता है तो वो क्या होगा, अगर लाभ होगा तो आपका विक्रय मूल्य अधिक होगा। यानी कि विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस रेट पर आप वस्तु को बेच देते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर आप वस्तु को खरीद रहे होते हैं। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। अगर हानि होगी, हानि मतलब आपको घाटा हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने वस्तु ज्यादा में खरीदी होगी और बेच कम में दिया होगा। तो यहां पर ये क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, और देखिए, कोई भी अगर प्रतिशत लाभ या हानि दिया है तो वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर लाभ प्रतिशत है तो लाभ का मतलब है कि आपका विक्रय मूल्य ज्यादा है, उसमें से आपको क्रय मूल्य घटा देना होता है। ठीक है, लेकिन लाभ प्रतिशत की बात करिए जाए तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है, तो नीचे हमेशा आपका क्रय मूल्य रहेगा और गुणे 100 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हानि प्रतिशत है तो ये हानि प्रतिशत में आप खरीदते ज्यादा में हैं और बेचते कम में, तब आपको हानि होती है। ठीक है, लेकिन वो भी हानि या लाभ हमेशा निकाले जाते हैं आपके क्रय मूल्य पर। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब शुरू करते हैं कि इसका ये सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए, विक्रय मूल्य बराबर आप अगर यहां से देखेंगे तो क्या आएगा, क्रय मूल्य इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक, तो ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य हमारा कितना खरीदी हमने, कितने में थी, 150 में, प्लस लाभ कितना होगा, 20% का। मैंने बताया कि हमेशा जो लाभ प्रतिशत होता है वो किसका होता है, क्रय मूल्य का। यानी कि जो उसमें लाभ हो रहा है 20% का, वो क्रय मूल्य का 20% है। तो लाभ कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का 20%, यानी 125 का 20%। ठीक, 150 प्लस 150 का 20% निकालिए, 150 का की जगह गुणा 20% का मतलब होता है बटे में 100। देखिए, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 150 प्लस 15 दूनी 30, कितना आ गया, 180। ठीक है, ये आपका आ गया विक्रय मूल्य जो कि है 180। देखिए, 180 में ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए, अगर कुछ लोग जो होते हैं जो तुक्का लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके की जब ऑप्शन दिए हों, देखिए 150 में तो हमने खरीदी ही है, तो लाभ हो रहा है, मतलब उससे कम पर बेच नहीं सकते, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 150 दिया है, अगर हम जितने में खरीदे हैं उतने पर ही बेच देंगे तो भी हमें लाभ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपको इन दोनों में से तुक्का लगाना है, तो आपके सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। आपको ऑप्शन दिए हैं 11 से 1/9%, 9 से 1/11%, 66 सही 2/3%, या फिर 33 सही 1/3%। देखिए, इसमें तो आपको बता दिया कि लाभ प्रतिशत, कभी कभी पूछ देता है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए, जब 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर, यानी कि 3 वस्तुओं को बेचकर यदि 4 वस्तुएं खरीद पा रहे हैं तो स्पष्ट है कि हमें लाभ हो रहा है।
अब देखिए लाभ प्रतिशत मैंने बताया है, लाभ प्रतिशत अगर हमें आप निकालना है तो उसका क्या सूत्र होता है, लाभ अगर है तो हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा, उसमें से हमें क्रय मूल्य को घटाना होता है। लेकिन अगर जब प्रतिशत निकालना होता है तो प्रतिशत हमारा किसमें निकलता है, क्रय मूल्य पर, और साथ में लग जाता है हमें 100। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपको स्पष्ट नहीं दिया गया है। बताया क्या गया है कि 4 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी कि 4 गुणे क्रय मूल्य, वो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, 3 विक्रय मूल्य 4 क्रय मूल्यों के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्रय मूल्य को सॉल्व करना है। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, तो अगर हम विक्रय मूल्य की जगह इस यहाँ से रिलेशन से विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के टर्म में निकाल लें तो ये क्रय मूल्य यहाँ से कॉमन हो जाएगा और क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से विक्रय मूल्य निकालिए, तो यहाँ से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे गुणा है तो पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4/3 क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर आपका आ गया 4/3 क्रय मूल्य, कर दीजिए यहाँ पर, तो 4/3 क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में भी आपका क्रय मूल्य और गुणे 100। देखिए ऊपर से क्रय मूल्य कॉमन ले लीजिए, तो क्रय मूल्य कॉमन, तो यहां से बचेगा आपका 4/3, यहां से बचेगा आपका 1, बटे में आपका क्रय मूल्य है और गुणे में आपका 100। क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैंसल, इसको सॉल्व कर लीजिएगा लासा लेकर के, 3 का लासा लेंगे तो 4 माइनस 3 और गुणे 100 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 4 में 3 का 1/3 गुणे 100, 3 से काट दीजिएगा, ये प्रतिशत में चल रहा है सारी चीजें, ठीक है ना। 3 से जब आप इसको भाग देंगे तो ये आएगा 33 सही 1/3%। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को अंकित मूल्य से ₹32 छूट देकर बेचने पर दुकानदार को 15% का लाभ हुआ। यदि उसका क्रय मूल्य 320 रुपए हो तो अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ऑप्शन 30%, 20%, 25% या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य वो मूल्य होता है जो वस्तु पर प्रिंट होता है, जिसे आप एमआरपी कह देते हैं, एमआरपी लिखा होता है वस्तु पर, उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। उस मूल्य से 32 रुपए की छूट देकर दुकानदार ने बेचा है तो उसे 15% का लाभ हुआ है। उसने खरीदा कितने में था, 320 रुपए का, उसका क्रय मूल्य 320 रुपए में, लेकिन ये नहीं पता कि उसने बेचा कितने का है, बस ये पता है कि अंकित मूल्य पर ₹32 छूट देकर के बेचा है। तो पहले हम निकाल लेंगे उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक, तो अगर विक्रय मूल्य हमें पता चल जाए तो उसमें 32 रुपए जोड़ेंगे तो उसका अंकित मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो क्या है, ये लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। लाभ हमें कितने का हुआ है, 15% का। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है, तो 15 हो जाएगा। विक्रय मूल्य हमें पता नहीं है, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमको पता है कितना, 320 बटे क्रय मूल्य 320 और गुणे 100। देखिए ये 100 गुणा में है, 75 करिए तो 15 के बटे में जाएगा। विक्रय मूल्य माइनस 320 बटा 320, ये 320 बटा में तो गुणा में चला जाएगा, 15 गुणे 320 बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य माइनस 320। अब विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा,
देखिए ये तो इस तरफ पहले से था कि 15 गुणे 320 बटा 100, ये माइनस में भी जाकर के प्लस में हो जाएगा 320। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काट लीजिए, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से ये काट लीजिए, 2 एकम 2 और 16 दूनी 32। देखिए 16 का गुणा करिए 3 से तो क्या जाएगा 48 प्लस 320, जोड़ लीजिए इनको तो हमारा विक्रय मूल्य क्या आ गया 368 रुपए 368। ठीक है, अब हम विक्रय मूल्य हमें पता चल चुका है। ठीक है, देखिए अब हमें विक्रय मूल्य अगर हमें पता चल गया तो अब हम अंकित मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने बेचा कितने पे 368 पे, और 368 पे कब बेचा था ₹32 की छूट दे करके। ठीक है, तो हमारा जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 368 प्लस 32 यानी कि 400 रुपए। ठीक, अब क्या है कि अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि अब विक्रय मूल्य कितना है 400, तब कितने % का लाभ होगा। तो देखिए अब लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अब विक्रय मूल्य कितना हो चुका है 400, उसमें से क्या होता है क्रय मूल्य को घटा दिया जाता है। क्रय मूल्य हमारा 320 था और हमेशा क्रय मूल्य पर ही परसेंटेज निकाला जाता है, तो बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100। तो 400 में से 320 घटा दीजिए, कितना आएगा 80, बटे में 320 गुणे 100, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, नहीं ऐसा मत करिए, ये 0 से ये 0 आप लोग काट लीजिए, ये 100 रखे रहिए। 8 से 8 एकम 8 और 8 चौको 32 और 4 से 100 को काट लीजिए 25 बार। तो लाभ प्रतिशत आपका कितना आ गया 25%। यानी कि अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाएगी वस्तु तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा बढ़ के 25%। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक है। ये देखिए सभी एक अंडर रूट के अंदर दूसरा अंडर रूट, उसके अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, इस तरीके से इनफाइनाइट तक चला जाता है। इस पैटर्न का एक सवाल आपको अक्सर मिलता है, यानी कम से कम एक सवाल इस तरह का होता है आपके पेपर में। देखिए जब ये इस तरह के पैटर्न सेम हो तब इस तरह की सवाल कैसे सॉल्व किया जाए। ये पैटर्न वाइज सवाल ही होते हैं। ठीक है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, और यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो सेम होंगे। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मान लिया जाता है कि ये टोटल जो सीरीज है वो हमारी x के बराबर है, यानी कि माना x इज इक्वल्स टू √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, और ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, तो ये x इज इक्वल्स टू, देखिए अगर हम यहां से इस अंडर रूट को हटा लें, ये पहला वाला अंडर रूट अगर हम इसको यहां से हटा भी लें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, ये सीरीज अभी भी इनफाइनाइट तक है और पहले भी इनफाइनाइट तक थी। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो हम क्या करें, जो ये हमने ये अंडर रूट हटाया था इसको अंडर रूट रखें 12, और ये जो बची हुई सीरीज थी ये देखिए मैंने बताया ना कि अभी इसको हटा देने पर भी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अभी भी इनफाइनाइट तक अगर हम इसको हटा लें, और इसको हमने क्या मान रखा है इनफाइनाइट तक सीरीज को x, तो √12 प्लस x। ठीक, आप क्या करिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, कर दीजिए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहां से अंडर रूट आपका हट जाएगा, पक्षांतर कर लीजिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण बन गया है। देखिए 12 का वहां यहाँ 1 है तो 1 से करेंगे तो 12 के ऐसे गुणनखंड की घटाने पर 1 आ जाए, तो 4 में 12 और 4 में 3 घट जाएगा तो 1, तो x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 4 में से 3 घटाना है तब 1 आएगा,
बाहर ये वाला x माइनस वाला इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन तो x माइनस 4, यहां से प्लस 3 कॉमन तो x माइनस 4। अब x माइनस 4 दोनों से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए जब आप x प्लस 4 को 0 करेंगे, सॉरी x माइनस 4 है तो x बराबर 4 आ जाएगा, और जब x माइनस ये प्लस है तो x प्लस 3 को 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अब इसका मान हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, x इज इक्वल टू 4, माइनस 3 ऑप्शन में नहीं है लेकिन 4 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। स्टूडेंट्स एक सवाल और उसी पैटर्न पे आधारित करते हैं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। देखिए मैंने बताया था कि इस पूरे पैटर्न को हम x मान लेते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा 72, देखिए वहां पर प्लस था यहाँ पर माइनस चल रहा है, ठीक है, नंबर सेम होंगे और साइन भी सेम होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब x इज इक्वल टू, मैंने कहा था कि अगर हम एक अंडर रूट को इस वाले अंडर रूट को हटा भी लें तो देखिए आपका कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये सीरीज पहले भी अंडर रूट वाली अंडर रूट 72 माइनस की सीरीज जो थी इनफाइनाइट तक थी, और अगर हम इसको हटा लें तब भी ये सीरीज अंडर रूट 72 माइनस की इनफाइनाइट तक ही है। ठीक, तो हम ये देख लें अंडर रूट 72 ये जो ऊपर था माइनस, अब देखिए इस जो इनफाइनाइट तक सीरीज है ये अंडर रूट 72 माइनस की, इसको हमने टोटल x मान रखा है, तो ये हटाने के बाद अभी भी इनफाइनाइट तक है तो इसका मान ये अभी भी x होगा, यहाँ x हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर, और जब इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा आगे जाएगा। ठीक, पक्षांतर कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। 72 यहां पर एक 72 के ऊपर x लगाए तो 72, घटाने पर ये साइन देखा जाता है कितना आ जाए 1, यहाँ पे x का फैक्टर 1 है, तो 72 कैसे वन घटी घटाने पर 1 आ जाए, तो 9 8 72, 9 में 8 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 9 में से हमको 8 घटाना है तब आएगा 1, और x माइनस 72 बराबर 0, तो x स्क्वायर प्लस 9x हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन x का तो x प्लस 9, यहां से कॉमन माइनस 8 का तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 9 कॉमन तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जब x प्लस 9 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 9 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू माइनस 9 हमारे ऑप्शन में नहीं है, x इज इक्वल टू 8 हमारे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगला सवाल है हमारा, आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा, छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन दिए 7:11, 3:7, 8:9 या फिर 10:3। देखिए स्टूडेंट जब भी ये आयु से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन आए तो देखिए जब बात करें वर्षों के पहले के लिए, ठीक है ना, पहले यानी कि आज जो है इससे पहले, तो यानी कि आयु कम रही होगी तो उसमें क्या किया जाता है, वर्तमान आयु में क्या किया जाता है, वर्तमान आयु में माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, घटा दिया जाता है। और अगर कहे बाद में तो बाद के लिए वर्तमान आयु यानी
अगर हम कहें कि हमारी आज से 10 वर्ष बाद आयु, यानी जो हमारी आज आयु 10 वर्ष बाद, तो हमारी एज बढ़ जाएगी ना, तो हमारी वर्तमान आयु में ये चीजें जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, ये बस इतना चीजें ध्यान रखिएगा। दूसरी ये कि अगर किसी की आयु जो हम वर्तमान मानते हैं वो वर्तमान आयु होती है। ठीक है, वर्तमान आयु को माना जाता है और उस व्यक्ति की आयु को माना जाता है जिससे कि दूसरे व्यक्ति की आयु का रिलेशन दिया हो। तो देखिए इस सवाल में क्या है, इसमें क्या है, आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों की आयु का योग, यानी कि दो भाई हैं उनकी जो वर्तमान आयु में अंतर है वो 8 वर्ष का है। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग जो है वो दोगुना हो जाएगा। तो छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात, तो मान लेते हैं कि बड़े भाई की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है तथा छोटे की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों में अंतर 8 का है। अंतर मतलब घटाना, बड़ा भाई बड़ा होगा यानी कि उसकी आयु ज्यादा होगी, उसमें से छोटे भाई की आयु घटेगी। तो यानी कि x माइनस वाई ये कितना है 8, ये इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है। 10 वर्ष बाद की आयु की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, बड़े भाई की कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, बड़े भाई की आयु x और बाद के लिए क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। इसी तरह छोटे भाई की क्या हो जाएगी, छोटे भाई की आयु 10 वर्ष बाद y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है इन दोनों के जो 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग, यानी कि योग मतलब जोड़ना, तो x प्लस 10 प्लस y प्लस 10 दो गुना हो जाएगा। यानी कि उस समय जो इनका योग रहा होगा 10 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा, तो उस समय योग कितना रहा होगा x प्लस y। अब ये 10 गुना हो चुका है, तो अगर बराबर में रखना है तो इसको भी 10 गुना करना पड़ेगा। 10 का गुना लगा दीजिए, सॉल्व करिए, x प्लस वाई प्लस 10 और 10 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20। यहां से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 10x प्लस 10, सॉरी एक मिनट, ये आयु का जो होगा वो 2 गुना होगा, यहाँ पे 2 गुना करिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। x और y का पक्षांतर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 20 बराबर 2x प्लस 2y माइनस x और माइनस y। तो क्या x 2x से x लग जाएगा तो एक x बचेगा और 2y से y लग जाएगा तो एक y बचेगा, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 20। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए, देखिए समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8 है और x प्लस वाई बराबर क्या है 20। y से y कैंसिल आउट हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 28, तो x बराबर कितना आ गया 14, x हमारा 14 आ गया, तो इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, यहां पर रख दीजिए, x बराबर 14 हो जाएगा, तो y पक्षांतर कर दीजिए, y इस तरफ चला जाएगा प्लस का, 8 इस तरफ आ जाएगा माइनस का, तो 14 में से 8 घट जाएंगे तो 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक, अब कह रहा छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात, तो छोटे भाई की आयु हमने मानी थी y, यानी कि y अनुपात x पूछ रहा है, तो y का मान कितना है 6 अनुपात 14। काट सकते हैं आप इसको, तो 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, तो क्या आ गया 3 अनुपात 7। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, जब वर्तमान आयु के साथ रिलेशन दिया हो तो हमारा एक चर से काम चल जाता है।
ठीक है, लेकिन इसमें वर्तमान आयु में रिलेशन कुछ नहीं बता रहा है, 5 वर्ष पहले का रिलेशन बता रहा है और 10 वर्ष बाद का रिलेशन बता रहा है। तो हमें दोनों की आयु अलग अलग माननी पड़ेगी। सॉल्यूशन, माना राम की आयु x वर्ष, ये जो है वर्तमान आयु है, ठीक है, वर्तमान आयु, और श्याम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, y वर्ष। हमने ये दोनों चर मान लिए हैं। अब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो राम की आयु आएगी वो क्या आएगी, देखिए पहले के लिए क्या करते हैं, घटाया जाता है, तो x में से 5 घट जाएगा, ठीक है। जबकि श्याम की क्या होगी, श्याम की 5 वर्ष पूर्व आयु रही होगी y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है जो मुझे 5 वर्ष पूर्व की आयु थी, तो राम की आयु जो थी, जो कि x माइनस 5 है, वो श्याम की आयु यानी कि y माइनस 5 का 3 गुना थी। ये 3 गुना थी, तो बराबर करने के लिए इसको 3 गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। पक्षांतर कर लीजिए तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस 15 और ये 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष बाद जो राम की आयु होगी, बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो राम की आयु x में से 10 जोड़ दीजिए, ठीक है, इतने वर्ष। ऐसे ही श्याम की आयु की 10 वर्ष बाद श्याम की आयु की 10 वर्ष बढ़ जाएगी, तो y प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। अब जो 10 वर्ष बाद जो राम की आयु है वो श्याम की आयु की 2 गुनी हो जानी है, यानी कि राम की आयु जो x प्लस 10 हो जाएगी 10 वर्ष बाद, वो श्याम की आयु यानी कि जो y प्लस 10 हो जाएगी उसका 2 गुनी है। तो इसको बराबर करने के लिए इसको भी 2 गुना कर दो, तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। अब देखिए पक्षांतर करें तो x माइनस 2y बराबर 20 और ये 10 पक्षांतर कर दीजिए तो ये माइनस का 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 में से 10 घट जाएगा तो 10, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू प्लस 10। क्या करना है, देखिए यहां पर x बराबर है, एक चर को बराबर करना पड़ता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी x बराबर है तो माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों के चिन्ह सेम है, माइनस करने पर चिन्ह पलट जाते हैं, तो एक का चिन्ह पलट जाएगा तो x कट जाएंगे, ठीक है ना। ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। 3y प्लस के और 3y माइनस के हैं और 2y प्लस के हैं, तो 3 में से 2y घट जाएगा तो माइनस का y बच जाएगा और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो y बराबर 20, ठीक है। एक की वर्तमान आयु निकल आई राम की जो कि 20 वर्ष, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, ठीक है, तो यहां से आपको x की वैल्यू भी निकल आएगी, तो x माइनस 3 और y का मान कितना है 20, इस वाले समीकरण में रख रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो क्या हो गया x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10, पक्षांतर कर दीजिए तो x इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 60, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50, ठीक है। तो राम की आयु 50 वर्ष और श्याम की आयु 20 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए 50 व 20 वर्ष। एक और क्वेश्चन आयु से रिलेटेड देखते हैं, क्या कह रहा है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है,
5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2 से 1/2 गुनी हो जाएगी। मेरी व पुत्र की वर्तमान आयु है। ऑप्शन नहीं है आपके 35 व 20 वर्ष, 45 व 15 वर्ष, 40 व 25 वर्ष या फिर 50 व 20 वर्ष। देखिए मैंने बताया था कि जब वर्तमान आयु रिलेशन दिया तो एक ही छत से काम चल जाएगा। यहाँ पे बताया था कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि वर्तमान में बात कर रहा है और रिलेशन किससे दिया है, पुत्र की आयु से। तो यहाँ पर हम मानेंगे क्या, पुत्र की आयु को मानेंगे। मैंने बताया था कि जिस व्यक्ति से रिलेशन दिया हो दूसरे की आयु का, उसकी आयु माना जाता है। तो पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, वो हम मान लेते हैं कि वो अभी x वर्ष है। तो पिता की कितनी हो जाएगी, या मेरी लिख लेते हैं, यहाँ पे मेरी लिखा है। तो मेरी आयु वही वर्तमान आयु 3 गुनी है किसकी, पुत्र की। तो x का 3 गुना यानी कि 3x वर्ष। ठीक, अब कह रहा है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी आयु, बात के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। तो पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष। और मेरी आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, अभी कितनी है, 3x है। 5 वर्ष बाद उसमें 5 और जुड़ जाएगा, तो 3x प्लस 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो आयु है मेरी आयु, यानी कि 3x प्लस 5, पुत्र की आयु यानी कि x प्लस 5 का 2 सही 1/2 गुना हो जाएगी। ये 2 सही 1/2 गुना है किसका, इसका। अगर हमें बराबर पे रखना है तो इसको भी बराबर करना होगा, तो इसका 2 सही 1/2 गुना। तो 3x प्लस 5, 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक। x प्लस 5, 2 का यहाँ पे कैंची गुणा कर लीजिए, तो 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा 3 से होगा तो 6x, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 10 इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो 5x प्लस 5 इंटू 5 25, पक्षांतर कर दीजिए 6x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 25, और ये 10 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 6x में से 5x माइनस हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 25 में 10 माइनस हो गया 15, x इज इक्वल्स टू 15 आ गया। यानी कि हमारी जो पुत्र की वर्तमान आयु वो x आ गई, x बराबर कितना है 15, और पिता की कितनी है, पिता की है 3x, तो 3 गुणे 15 बराबर 45, यानी कि पिता की 45 और पुत्र की 15, तो 45 और 15 मेरी, यानी कि मेरी आयु 45 आई है, तो पहले मेरी वाली देखिए 45 और पुत्र की बात है तो 15, 45 और 15, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर की जो करनी है वो n है, उसके ऊपर पावर लगी n/2 का होल स्क्वायर का मान x n/2 x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ठीक है। देखिए जब भी अगर यहां पर अंडर रूट लगा होता है, अंडर रूट का मतलब होता है कि यहां पर घात है 2, तो जब भी अगर यहां से ये अंडर रूट का साइन हटाया जाता है तो क्या होता है, यहां पर जो भी घात होती है, यहां पर जो भी नंबर होता है वो जाता है घात में, और वो भी किसमें, 1 के बटे में। अगर यहां 2 है तो x की पावर अगर इसको लिखे हैं तो 1 बटे में ये वाला 2, ठीक है। ऐसे ही अगर यहां पर 3 लिखा है तो क्या होगा, x की घात 1 और बटे में ये नंबर चला जाएगा 3। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे n लिखा है तो जो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/n। देखिए सॉल्यूशन, जी आपका सवाल है, तो
की पावर क्या हो जाएगी 1/n। ठीक, इसकी पावर पहले से लगी n/2 और होल स्क्वायर। देखिए जब घात के ऊपर घात लगे होते हैं तो क्या होता है गुणा। तो क्या करिए x², ये पावर 1/n और इसके ऊपर पावर लगी n/2, इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई होल स्क्वायर। n से n कैंसल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² है, यहां पे पावर कितनी बच रही है अभी 1/2। और ये देखिए ये भी पावर ही है ना, ये भी आकर के क्या हो जाएगी यहां पर मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा x² की पावर 1, तो 2 से 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x²। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है x⁴m इज इक्वल टू m⁴x हो तो x/m⁴x/m का मान है। ऑप्शन है आपके x⁴1 - x/m, b है 1, c है आपका x⁴x/m - 1, d इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m⁴x, तो यहां से x कितना आ जाएगा m⁴x पहले से है। ठीक, और जब यहां से पावर हटाई जाती है एक तरफ से तो दूसरी तरफ क्या होती है 1 के बटे में जाकर के लग जाती है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m⁴x/m। ठीक है, मान किसका चाहिए हमें इसका, तो x/m⁴x/m। ठीक, इसको देखो अलग अलग इसकी घातें लगा लीजिए तो क्या बन जाएगा x⁴x/m बटे में m⁴x/m। x⁴x/m/m⁴x/m। अब देखिए m⁴x/m जो है वो किसकी वैल्यू है x की, यहां से देख लीजिए, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं x। x⁴x/m बटा ये वैल्यू है x की। ठीक, अब अगर x को ऊपर ले जाया जाए तो क्या हो जाएगा x⁴x/m इंटू x⁻⁻1। देखिए जब ऊपर जाता है तो -1 हो जाती है पावर, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है घातें जोड़ियां घट जाती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, x⁻m और ये है -1 तो ये हो जाएगी -1। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है आपका सी, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 8√3/√16 भागे √100/49 इंटू 125 की करनी जो है वो 3 लगी है। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया था कि जो भी नंबर यहां पर होता है वो अगर पावर में लिखा जाए तो 1 के बटे में जाके लग जाता है। तो यहां से अगर जब ये हटाएंगे तो क्या होगा 8 की पावर 1/3। यहां अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 2 माना जाता है, तो 16 की पावर 1/2 भागे, ऐसे यहां पर 100/49 की पावर क्या हो जाएगी 1/2। ये अंडर रूट है, सीधी सीधी भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, गुणे 125 पावर 1/3। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब, और पावर कितनी लगी है 1/3। 16 को 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, पावर है 1/2।
किस पावर से, हम यहाँ पे ऐसी पावर बनाए, ऐसी बेस का कि ये पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, जो यहाँ पर भिन्न में जो पावर यहाँ पे जो ये नंबर एक के बटे में दिया है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाए, ये हमारा मकसद होना चाहिए। ये 10 का स्क्वायर और ये है 7 का स्क्वायर, तो 10/7 का स्क्वायर पावर 1/2 है, गुणे 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं और पावर 1/3 है। सारी की सारी पावर्स ये कैंसिल आउट हो गई, कट गई। यहां से क्या बचा, 2/4, यहां बचा 10/7 और गुणे में आया 5। देखिए इस तरह के सवालों में सबसे पहले आपको भाग सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसके बाद गुणा, इसके बाद जोड़ और घटाव सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाग करिए इसका, इस तरह से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, 2/4, ये मल्टीप्लाई, भाग को मल्टीप्लाई में बदल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 7/10 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, क्या करिए, 2 से काट दीजिए 10 को, 2 पंचे 10, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 7/4। अब 7/4 को जब आप सही बटे में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, बचेगा 3, तो 3 चले जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा 4, 1 सही 3/4। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अगला सवाल है cot 18, cot 72, cos स्क्वायर 22 प्लस 1/1072 sec स्क्वायर 68 का मान है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 0, बी 1, सी 2 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। cot, देखिए यहां पर 10 है और यहां पर cot है, 10 और cot में आपने रिलेशन पढ़ा होगा, 1/cot बराबर 1/10 होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, लेकिन यहां पे देखिए 72 और 72 है, तो अगर हम 90 में 18 माइनस कर देंगे तो 72 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 18। ठीक है, cot को 10 में बदलना है तो 1/10 72 हो जाएगा, cos स्क्वायर 22 प्लस 1/10 72 इंटू सेक स्क्वायर 68। देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 10 90 माइनस थीटा, क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, 10 थीटा, सॉरी 90 में 72 माइनस करना पड़ेगा तभी तो ये 18 आएगा। तो ये हो जाएगा 1072, यहां वही उतार दीजिए, 1072 इंटू कॉस स्क्वायर 22 प्लस 1/1072 इंटू सेक स्क्वायर 68। मल्टीप्लाई कराइए अंदर तो क्या हो जाएगा 1072 इंटू 1/1072 cos स्क्वायर 22 प्लस 1072 इंटू 1/1072 इंटू सेक स्क्वायर 68। 1072 से 1072 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए cos, यहां पे 22, यहां पे 68 बच रहा है, तो अगर 90 में 22 को माइनस कर दें तो 68 आ जाएगा। तो cos स्क्वायर 90 माइनस 22 लाने के लिए 68 को माइनस करना होगा, ठीक है, प्लस यह है 1/sec, तो 1/sec क्या बन जाता है cos स्क्वायर 68।
अब देखिए यहां से cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉस स्क्वायर 68, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। वैल्यू क्या आ गई, 1। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।